नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियां लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज के इस भाग में हम दो कहानियां सुनेंगे, गीदड़ की चतुराई और सिंह ने मुंह की खाई, और मेंढकों की गाड़ी सांप की सवारी। बोलने वाली गुफा। अनागतम यह कुरेतु सशोभते। आने वाले संकट को अपना भावी कार्यक्रम निश्चित करने वाला सुखी रहता है। एक जंगल में खर नखर नाम का शेर रहता था। एक बार इधर उधर बहुत दौड़ धूप करने के बाद उसके हाथ कोई शिकार नहीं आया। भूख प्यास से उसका गला सूख गया। शाम होने पर उसे गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा के अंदर घुस गया और सोचने लगा, रात के समय रहने के लिए इस गुफा में कोई जानवर अवश्य आएगा। उसे मारकर भूख मिटाऊंगा। तब तक मैं इस गुफा में छिप कर बैठता हूँ। इस बीच उस गुफा का अधिवासी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आ गया। उसने देखा गुफा के बाहर शेर के पदचिन्हों की पंक्ति है। पदचिन्ह गुफा के अंदर तो गए थे, लेकिन बाहर नहीं आए थे। गीदड़ ने सोचा, मेरी गुफा में कोई शेर गया है अवश्य, लेकिन वह बाहर नहीं आया। इसका पता कैसे लगाया जाए? अंत में उसे एक उपाय सूझा। गुफा के द्वार पर बैठकर वह किसी को संबोधन करते हुए बोलने लगा, मित्र, मैं आ गया। तूने मुझे वचन दिया था कि मैं आऊंगा तो तू मुझसे बात करेगा। अब चुप क्यों है? गीदड़ की पुकार सुनकर शेर ने सोचा, शायद ये गुफा गीदड़ के आने पर खुद बोलती है और गीदड़ से बात करती है, तो आज मेरे डर से चुप है। इसकी चुप्पी से गीदड़ को मेरे यहाँ होने का संदेह हो जाएगा, इसलिए मैं स्वयं बोलकर गीदड़ को जवाब देता हूँ। यह सोचकर शेर स्वयं गरज उठा। शेर की गर्जना सुनकर गुफा भयंकर आवाज से गूंज उठी। गुफा से दूर के जानवर भी डर से इधर उधर भागने लगे। गीदड़ भी गुफा के अंदर से आती शेर की आवाज को सुनकर वहां से भाग गया। अपनी मूर्खता से शेर ने स्वयं ही उस गीदड़ को भगा दिया, जिसे पास लाकर वह खाना चाहता था। उसने यह न सोचा कि गुफा कभी बोल सकती है, और गुफा का बोल सुनकर गीदड़ का संदेह पक्का हो गया। रक्ताक्ष ने उक्त कहानी कहने के बाद अपने साथियों से कहा, ऐसे मूर्ख समुदाय में रहना विपत्ति को पास बुलाना है। उसी दिन परिवार समेत रक्ताक्ष वहां से दूर किसी पर्वत कंदरा में चला गया। रक्ताक्ष के विदा होने पर स्थिर जीवी बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगा, यह अच्छा ही हुआ कि रक्ताक्ष चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों में अकेला वही चतुर और दूरदर्शी था। रक्ताक्ष के जाने के बाद स्थिर जीवियों ने उल्लुओं के नाश की तैयारी पूरे जोरों से शुरू कर दी। छोटी छोटी लकड़ियां चुनकर वह पर्वत की गुफा के चारों ओर रखने लगा। जब पर्याप्त लकड़ियां एकत्रित हो गई तो वह एक दिन सूर्य के प्रकाश में उल्लुओं के अंधे होने के बाद अपने पहले मित्र राजा मेघवर्ण के पास गया और बोला, मित्र, मैंने शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की पूरी योजना तैयार कर ली। तुम भी अपनी चोंचों से एक एक जलती लकड़ी लेकर उल्लुक राज के दुर्ग के चारों ओर फैला दो। दुर्ग जलकर खाक हो जाएगा। शत्रुदल अपने ही घर में जलकर नष्ट हो जाएगा। यह बात सुनकर मेघवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्थिर जीवी से कहा, महाराज कुशल क्षेम से तो रहे, बहुत दिनों के बाद आपने दर्शन दिए। स्थिर जीवी ने कहा, वत्स, ये समय बातें करने का नहीं है। यदि किसी शत्रु ने यहाँ आकर मेरे यहाँ आने की सूचना दे दी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। शत्रु कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। जो काम शीघ्रता से करने योग्य है उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रुकुल का नाश करके फिर शांति से बैठकर बात करते हैं। मेघवर्ण ने भी यह बात मान ली। कौवे सब अपनी चोंचों में एक जलती हुई लकड़ी लेकर शत्रु दुर्ग की ओर चल पड़े और वहां जाकर लकड़ियों को दुर्ग के चारों ओर फैला दिया। उल्लुओं के घर जलकर राख हो गए और सारे उल्लू अंदर ही अंदर तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार उल्लुओं का वंशनाश करके मेघवर्ण वायसराज फिर अपने पुराने पीपल के वृक्ष पर आ गया। विजय के उपलक्ष्य में सभा बुलाई गई। स्थिर जीवी को बहुत सा पुरस्कार देकर मेघवर्ण ने उससे पूछा, महाराज, आपने इतने दिन शत्रु के दुर्ग में किस प्रकार व्यतीत किए? शत्रु के बीच में रहना बड़ा संकट का काम है। हर समय प्राण गले में अटके रहते हैं। स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात ठीक है, किंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक को अपनी तपस्या के अंतिम फल का इतना विश्वास होता है कि वह क्षणिक कष्टों की चिंता नहीं करता। इसके अतिरिक्त मैंने यह देखा कि तुम्हारे प्रतिपक्षी उल्लुक राज के मंत्री महामूर्ख हैं। एक रक्ताक्ष ही बुद्धिमान था, वह भी उन्हें छोड़कर चला गया। मैंने सोचा यही समय बदला लेने का है। शत्रु के बीच विचरने वाले गुप्तचर को मान अपमान की चिंता छोड़नी ही पड़ती है।
वह केवल अपने राजा का स्वार्थ सोचता है। मान मर्यादा की चिंता का त्याग करके वह स्वार्थ साधन के लिए चिंताशील रहता है। अवसर देखकर उसे शत्रु को भी पीठ पर उठाकर चलना चाहिए, जैसे काले नाग ने मेंढकों को पीठ पर उठाया और सैर कराई। वह कैसे? स्थिरजीवी ने तब सांप और मेंढकों की यह कथा सुनाई। स्वार्थ सिद्धि परम लक्ष्य, अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः, स्वार्थम ह्युद्धरेत प्रज्ञः, स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खतः। बुद्धिमानी इसी में है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए मान अपमान की चिंता छोड़ दी जाए। वरुण पर्वत के पास एक जंगल में मंदविष नाम का बूढ़ा सांप रहता था। उसे बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। बहुत भागदौड़ किए बिना खाने का उसने एक उपाय निकाला। वह एक तालाब के पास चला गया। उसमें सैकड़ों मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे जाकर वह बहुत उदास और विरक्त सा मुख बनाकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक मेंढक ने तालाब से निकलकर पूछा, मामा क्या बात है, आज कुछ खाते पीते नहीं हो, इतने उदास क्यों हो? सांप ने उत्तर दिया, मित्र, मेरे उदास होने का विशेष कारण है। मेरे यहाँ आने का भी वही कारण है। मेंढक ने तब कारण पूछा तो सांप ने झूठ मूठ एक कहानी बना ली। वह बोला, बात यह है कि आज सुबह मैं एक मेंढक को मारने के लिए जब आगे बढ़ा तो मेंढक वहाँ से उछलकर कुछ ब्राह्मणों के बीच चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे वहाँ गया। वहाँ जाकर एक ब्राह्मण पुत्र का पैर मेरे शरीर पर पड़ गया। तब मैंने उसे डस लिया। वह ब्राह्मण पुत्र वहीं मर गया। उसके पिता ब्राह्मण ने मुझे क्रोध से जलते हुए यह शाप दिया कि तुझे मेंढकों का वाहन बनकर उन्हें सैर कराना होगा। तेरी सेवा से प्रसन्न होकर जो कुछ वह तुझे देंगे वही तेरा आहार होगा। स्वतंत्र रूप से अगर तू कुछ खाएगा तो उसी समय नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं तुम्हारा वाहक बनकर ही आया हूँ। उस मेंढक ने यह बात अपने साथी मेंढकों को कह दी। सब मेंढक बड़े खुश हुए। उन्होंने इसका वृतांत अपने राजा जलपाद को भी सुनाया। जलपाद ने अपने मंत्रियों से सलाह करके यही निश्चय किया कि सांप को वाहक बनाकर उसकी पीठ की सेवा का लाभ उठाया जाए। जलपाद के पास सभी मेंढक सांप की पीठ पर सवार हो गए। जिनको उसकी पीठ पर स्थान न मिला, उन्होंने सांप के पीछे गाड़ी लगाकर उसकी सवारी की। सांप पहले तो बड़ी तेजी से दौड़ा, बाद में उसकी चाल धीमी हो गई। जलपाद के पूछने पर उसने कारण बतलाया, आज भोजन न मिलने से मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, कदम नहीं उठते। यह सुनकर जलपाद ने उसे छोटे छोटे मेंढकों को खाने की आज्ञा दी। सांप ने कहा, मेंढक महाराज, आपकी सेवा से पाए पुरस्कार को भोग कर ही मेरी तृप्ति हो गई। यही ब्राह्मण का अभिशाप है, इसलिए आपकी आज्ञा से मैं बहुत उपकृत हुआ। जलपाद सांप की बात से बहुत प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बाद एक और काला सांप उधर से गुजरा। उसने मेंढकों को सांप की सवारी करते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। आश्चर्यान्वित होकर मंदविष से बोला, भाई, जो हमारा भोजन है उसे ही तुम पीठ पर सवारी करा रहे हो, यह तो स्वभाव विरुद्ध है। मंदविष ने उत्तर दिया, मित्र, यह बात मैं भी जानता हूँ, किंतु समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मंदविष ने अनुकूल अवसर पाकर धीरे धीरे सब मेंढकों को खा लिया। मेंढकों का वंशनाश ही हो गया। वायसराज मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को धन्यवाद देते हुए कहा, मित्र, आप बड़े पुरुषार्थी और दूरदर्शी हैं। एक कार्य को प्रारंभ करके उसे अंत तक निभाने की आपकी क्षमता अनुपम है। संसार में कई तरह के लोग हैं। नीचतम प्रवृत्ति के वे हैं जो विघ्न भाव से किसी भी कार्य को आरंभ नहीं करते। मध्यम वर्ग के वे हैं जो विघ्न के भय से हर काम को बीच में छोड़ देते हैं। किंतु उत्कृष्ट वही हैं जो सैकड़ों विघ्नों के होते हुए भी आरंभ किए हुए काम को बीच में नहीं छोड़ते। आपने मेरे शत्रुओं का समूल नाश किया, जिसके उत्तम कार्य और कोई नहीं। स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना धर्म पालन किया। देव ने आपका साथ दिया। पुरुषार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, किंतु देव अनुकूल ना हो तो पुरुषार्थ भी फलित नहीं होता। आपको अपना राज्य मिल गया, किंतु स्मरण रखिए, क्षण स्थायी होते हैं। बड़े बड़े विशाल राज्य क्षणों में बनते और मिटते रहते हैं। शाम के रंगीन बादलों की तरह उनकी आभा भी क्षणजीवी होती है। इसलिए राज्य के मध्य में आकर अन्याय नहीं करना, न्याय से प्रजा का पालन करना। राजा प्रजा का स्वामी नहीं, सेवक होता है। इसके बाद स्थिरजीवी की सहायता से मेघवर्ण बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करता रहा।